नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का उड़ान द फ्लाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम सुरेश धर दुबे आप लोगों के साथ ज्योग्राफी सब्जेक्ट पर डिस्कशन कर रहे हैं। वर्तमान में हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की जो पर्वतीय संरचना है उसका अध्ययन कर रहे हैं और इसके तहत हमने ऑलरेडी 4 कंटेंट से संबंधित टॉपिक तैयार किया था, जिसमें सबसे पहले हमने केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठार, पूर्वोत्तर का पठार, सतपुड़ा की पहाड़ी, दक्कन का पठार, दक्षिण की पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को क्रमबद्ध तरीके से डिटेल में डिस्कशन किया है। उसके बाद हमने इस प्रायद्वीपीय भारत से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं विगत वर्षों में, उस पर भी हमने एक पार्ट में डिस्कशन किया है। शेष प्रश्नों का डिस्कशन आज हम आप लोगों के साथ करेंगे। तो देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो इस पर पूछे गए हैं। यदि आपने टॉपिक को ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ा होगा और उससे संबंधित मटेरियल आपने तैयार किया होगा तो नो डाउट आपको इसमें से किसी भी प्रश्न को करने में कोई विशेष असुविधा होने वाली नहीं है। फिर भी यदि कोई आपको मान लेते हैं समस्या उत्पन्न करता है प्रश्न, तो आप उससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं और पसंद आ रहा है तो चैनल को प्रमोट करने के लिए आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और कुछ प्रश्न हैं तो उससे संबंधित आप लोग कमेंट भी करिए और प्रश्न को पूछिए भी, उस पर डिटेल में डिस्कशन यहाँ पर किया जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्य के मिलन स्थल पर स्थित रहने वाली संरचनाएं हैं? यानी वह प्राकृतिक संरचना जो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। तो ऐसी तो एक ही संरचना है जो नीलगिरी है। फिर भी विकल्प के अनुसार आपको आंसर देना चाहिए कि विकल्प में कौन सा विकल्प अवेलेबल है। जैसे इसमें दिया है अन्नामलाई, तो अन्नामलाई किसकी सबसे ऊंची चोटी है? मतलब अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाईमुदी। और ये किसका पार्ट है? दक्षिण की पहाड़ी का पार्ट है। पालनी, तो हमने कहा था पालनी, सेवराय, जवाई, ये तीनों कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में हैं। और अन्नामलाई भी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। फिर है तमिलनाडु और हम साथ में कह सकते हैं केरल है, लेकिन वहाँ पे कर्नाटका नहीं आएगा। फिर है नंदी की पहाड़ी, यह भी आपकी तीनों राज्यों में नहीं है। तो तीनों राज्यों की सीमा पर जो रहने वाली पहाड़ी है उसका नाम क्या है? नीलगिरी है। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? नीलगिरी। और एक किसका पार्ट है? जो दक्षिण की पहाड़ियां हैं उसका पार्ट है। दक्षिण की पहाड़ी में कितनी संरचनाएं हैं? 3। कौन कौन सा है? नीलगिरी है, अन्नामलाई है और कार्डेमम है। नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम दोदा बेटा। अन्नामलाई की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? अनाईमुदी। और कार्डेमम को ही क्या कहते हैं? इलायची की पहाड़ी कहते हैं। यहाँ पर 2 गैप है, एक का नाम है पाल घाट और एक का नाम है सिमकोट्टा गैप। तो इन सब पॉइंट को आप बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो याद हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन किसड़ा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य स्थित है? यहाँ पर केप कमोरिन का जो तात्पर्य है ये है कन्याकुमारी से। किससे तात्पर्य है? कन्याकुमारी से। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है कि केप कमोरिन यानी नीचे जो यहाँ पर है कन्याकुमारी, इस कन्याकुमारी से शुरू होता है और कहाँ तक पूछ रहा है? जो कृष्णा डेल्टा है। कौन सा डेल्टा है? कृष्णा डेल्टा है। यहाँ के तट को हम किस नाम से जानते हैं? तो हमने पूर्वी घाट में 3 सेक्शन बताया था। एक था जिसका नाम था कोरोमंडल, एक था गोलकोंडा और एक था उत्तरी सरकर। तो कन्याकुमारी से शुरू होकर के कृष्णा नदी तक कौन सा डेल्टा है? कोरोमंडल है। और कृष्णा से गोदावरी के मध्य में जो है उसका नाम है गोलकुंडा। उसके बाद गोदावरी से महानदी तक के बीच का जो क्षेत्र उसको कहते हैं उत्कल तट। तो इस पूछे गए प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? कोरोमंडल तट हो जाएगा, जो कृष्णा डेल्टा से लेकर के कहाँ तक है? केप कमोरिन यानी कन्याकुमारी तक है। तो केप कमोरिन को ही हम लोग कन्याकुमारी भी कहते हैं। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न जो है यह दिया है, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने, यह आपके किसी न किसी आयोग में पूछा गया प्रश्न है, या तो यूपीएससी का है या तो यूपी पीसीएस या किसी अन्य स्टेट के पीसीएस में पूछा गया यह प्रश्न है। उन्हीं प्रश्नों को हम लोग हल कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर हमने ना तो आयोग का नाम लिखा है ना तो उस वर्ष का नाम लिखा है जिस वर्ष में यह प्रश्न पूछा गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यह किसी न किसी आयोग में
पूछा गया है और इसलिए हम इन प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर दिया है, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से पश्चिम दक्षिण में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम क्या है? यह जिस साल खोजा गया था उस साल के लिए प्रासंगिक है, इसलिए यह प्रश्न भी काफ़ी पुराना है। लेकिन फिर भी यदि इस प्रकार की कहीं पर भी नई डेवलपमेंट होती है तो वह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। यह जिस साल खोजा गया था उस साल के लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन चूंकि पूछा गया है तो इसलिए यह प्रश्न आपके सामने आया है, जबकि यह वर्तमान में अब प्रासंगिक नहीं है। प्रासंगिक कौन है? जो नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं या जो कोई नई खोज हो रही है वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसा खास नहीं, फिर भी ये इसका जो आंसर हो जाएगा रमन सागर पर्वत है और यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा? बी। लेकिन वर्तमान में यह प्रासंगिक नहीं है क्योंकि यह नई डेवलपमेंट नहीं है। नई डेवलपमेंट में जो करंट से संबंधित डेवलपमेंट होती है उस पर चर्चा की जाती है, जैसे बम्बई हाई है, फिर गोदावरी बेसिन है, कृष्णा बेसिन है, जहाँ पर अब देख रहे हैं पेट्रोलियम के बहुत सारे वहाँ पे सेल गैस है, टाइट गैस है, इस प्रकार की जो गैसों की खोज हो रही है, तो वह बेसिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसको हम लोग पर्यावरण में डिस्कस करेंगे। तो यह उस साल महत्वपूर्ण था इसलिए डिस्कस किया गया था, लेकिन वर्तमान में इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। फिर भी जानते रहेंगे तो अच्छा ही है। इसी प्रकार जब आप अगला प्रश्न देख रहे हैं तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जानते हैं वह क्या है? तो यहाँ पर आप प्रश्न को ठीक से पढ़ लीजिएगा। यह पश्चिम का तटीय मैदान है। कौन सा मैदान है? पश्चिम का तटीय मैदान। और इसका कौन सा? उत्तरी भाग। कौन सा भाग है? उत्तरी भाग। यानी ये जो पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र का उत्तर वाला सेक्शन, क्योंकि इसके 3 पार्ट हैं। हमने कहा था जो सह्याद्री की पहाड़ी है या जो पश्चिम का तटीय मैदान है, इसके 3 पार्ट हैं, एक उत्तरी सह्याद्री, एक मध्य सह्याद्री और एक दक्षिणी सह्याद्री। तो जो उत्तरी सह्याद्री है इसको किस नाम से आप जानते हैं? तो उसका नाम है कोंकण तट। क्या नाम है? कोंकण तट उसका नाम है। मालाबार तो आपको पता है कहाँ पे है? नीलगिरी से लेकर के कहाँ तक है? कन्याकुमारी तक है। फिर यहाँ नीलगिरी से लेकर के गोवा तक का जो पार्ट है इसका नाम है कन्नड़ तट। और गोवा से लेकर के बम्बई वाला जो सेक्शन है, बम्बई कहें या तापी नदी कहें, वहाँ का जो सेक्शन है वहाँ पर कौन सा तट है? वहाँ पर है कोंकण तट। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा पश्चिमी तटीय तो ठीक है, लेकिन इसका कौन सा सेक्शन? उत्तरी सेक्शन। और वहाँ पर कौन सा संरचना है? वहाँ पर जो तट है उसका नाम है मालाबार तट। फिर इसी प्रकार आप अगले प्रश्न पे चलें तो वहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, यानी जो गलत है उसी के बारे में बताना है। तो एक एक विकल्प पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। पहला प्रश्न है, पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, तो आप बताओ यदि उत्तरी क्षेत्र अधिक ऊंचाई पर स्थित है तो उत्तर में ही सबसे ऊंची पर्वत संरचना मिलनी चाहिए। जबकि आप जब पढ़ रहे थे तो वहां पर आपके साथ डिस्कस किया गया था कि जो अनाईमुदी है, जो अन्नामलाई की सबसे ऊंची पर्वत चोटी के साथ साथ पूरे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, वो कहां पर है? दक्षिण में है, यानी तमिलनाडु में है। तो यह बात तो सत्य नहीं है कि पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर स्थित है। यह बात पूरी तरीके से सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? उत्तर में क्यों ऊंचा नहीं है, दक्षिण में ऊंचा हो गया? इसके पीछे जो भी कारण है वो प्लेट टेक्टोनिक से संबंधित है। उसको हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में सीखेंगे कि कैसे भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट से जब टकराई तो उत्तरी भाग सबडक्ट हुआ, दक्षिणी भाग ऊपर उठा, वो सब कैसे है वो सब हम बाद में सीखेंगे। लेकिन यह जो आंसर होगा क्या होगा? यह सही नहीं है, यानी ये क्या है? यह गलत है। अच्छा, दूसरा विकल्प पढ़ लेते हैं। लिखा है पश्चिमी घाट में अनाईमुदी सबसे ऊंची चोटी है। ये बात तो सही है, सब लोग जानते हैं। वैसे अनाईमुदी और कहीं कहीं आपको मिलेगा जो हरिश्चंद्र की सबसे ऊंची, जिसका नाम है कलसूबाई, उसको सबसे ऊंचा माना जाता है। लेकिन फिर भी ये क्या है? सही है। यहाँ पर कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं जिसको हम लोग रिजेक्ट करें। फिर यहाँ पर पूछा है तापी नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। तो आपको पहले ही बताया गया था कि पहले आप देखेंगे विंध्याचल है, इसके बाद नर्मदा है, फिर सतपुड़ा है और उसके नीचे कौन है? तापी नदी है। तो यहाँ पर कह रहा है
तापी नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, तो अगर यह सतपुड़ा है तो सतपुड़ा के दक्षिण में ही तो है ना तापी नदी। ये तापी है, या विंध्याचल है, या नर्मदा है, या सतपुड़ा है, और ये कौन है? तापी है। तो तापी के उत्तर में कौन है? सतपुड़ा है। तो यही कह रहा है कि तापी नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। तो बात क्या है? सत्य है, यानी ये भी सही है। फिर कह रहा है नर्मदा नदी तथा तापी नदी घाटियां पुरानी रिक्त घाटियां मानी जाती हैं। बात ठीक है, यह एक भ्रंश घाटी है और इसी भ्रंश घाटी में नर्मदा, तापी, महानदी, दामोदर, गोदावरी, ये सब नदियां उसी में फ्लो करती हैं। उसके बारे में भी हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में सीखेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न के अनुसार जो आपका सही विकल्प होगा वो कौन सा होगा? पहला विकल्प होगा, यह सही। जबकि अन्य विकल्प क्या है? प्रश्न के अनुसार गलत है, जबकि वास्तव में ये सब सही है और ये क्या है? गलत है। तो यही तो पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो यह सही नहीं है, बाकी सब सही है। फिर इसी प्रकार आप अगले प्रश्न को देखिए। तो 6वां नंबर प्रश्न जो है ये पूछा गया है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? यानी एक राज्य, पूरी तरीके से किसी एक राज्य में फैलने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो प्रश्न देखते हैं, यानी विकल्प के अनुसार आप आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर अरावली जाहिर सी बात है अहमदाबाद से शुरू होती है, आपको बताया गया था। राजस्थान होते हुए दिल्ली तक जाती है, तो एक राज्य में है ऐसा तो संभव ही नहीं है, तो अरावली तो होगा नहीं। सतपुड़ा है, सतपुड़ा आपने देखा था, राजमहल है, फिर महादेव है, मैकाल है, 3 राज्यों में फैली है, तो भी तो एक राज्य में नहीं है। सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट आप सोचो, तापी नदी से शुरू होता है वो कहाँ तक जाता है? कन्याकुमारी तक जाता है, तो ये भी तो एक राज्य में नहीं है। तो एक राज्य में रहने वाली कौन है? अजंता है। और इतना ही नहीं, आप कहेंगे जो दक्कन का पठार है, दक्कन का ट्रैप, उस दक्कन के ट्रैप में 4 संरचनाएं हैं, सतमाला, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र, और वो चारों की चारों महाराष्ट्र राज्य में ही स्थित हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अजंता हो जाएगा। जो दक्कन के ट्रैप का पार्ट है यह पूरी तरीके से महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो यानी पूछे गए प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? सी, यह आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप कर सकते हैं। इसी प्रकार आप अगला प्रश्न देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे केप कमोरिन के नाम से जाना जाता है? तो केप कमोरिन यानी कन्याकुमारी को हम लोग क्या कहते हैं? केप कमोरिन कहते हैं, यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न यहाँ पे है, छोटा नागपुर का जो पठार है यह किस प्रकार की संरचना है? तो यहाँ पर दिया है यह एक गर्त है, यह एक पदस्थलीय है, समप्राय भूमि है, फिर यहाँ पर दिया है यह एक अप्रगंभीर है। तो देखिए, जहाँ तक है कि इस प्रकार के प्रश्नों की संरचनाएं जो, जैसे छोटा नागपुर है क्या, पहले तो ये जान लो। छोटा नागपुर देखेंगे तो छोटा नागपुर एक प्रकार से यह जो संरचनाएं हैं पठारी हैं। वैसे पूरा प्रायद्वीपीय भारत क्या है? पठार है एक प्रकार से। तो यहाँ पर इन शब्दों के बारे में अभी थोड़ा सा आपको समस्या होगी समझने में। गर्त तो मान लो समझ में आ जाता है, पदस्थली भी समझ में आ जाती है। पदस्थली मतलब होता है कि कोई पर्वत संरचना है और उसका जो फूट हिल होता है उसकी बात कर रहा है, तो यह फूट हिल है नहीं। हाँ, गर्त की अगर बात करें तो गर्त में ही आपका जो गोंडवाना लैंड वाला एरिया है जहाँ पर कोयले का निक्षेप पाया जाता है वो माना जा सकता है। तो यहाँ पर छोटा नागपुर में कोई गर्त जैसी संरचनाएं नहीं हैं। हाँ, इस पठार से पेरीफेरी में कुछ यहाँ पे गर्त मिलेंगे, जैसे दामोदर का है, सोन का है, तो वो गर्त मिलेंगे, लेकिन यह एक गर्त वाली संरचना नहीं है। फिर है समप्राय भूमि, तो यह भी कोई मैदानी क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ पर जो सही आंसर क्या हो जाएगा? यह एक अप्रागंभीर संरचना है, यानी यह जो संरचनाएं हैं काफ़ी क्या हैं? पठारी हैं और विषम हैं। कैसी हैं? विषम है, सम नहीं है। तो यहाँ पर ज़्यादा सही शब्द होता कि यह एक विषम भूमि है और पठारी क्षेत्र है। लेकिन फिर भी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ भौगोलिक शब्द हैं, उन शब्दों से भी आपका परिचय होगा, तो आपको उन प्रश्नों को भी हल करने में सुविधा हो जाएगी जो आप नहीं समझ सकते हैं। तो ठीक है, लेकिन फिर भी अभी इसका आंसर आप क्या है? एक इसको एलिमिनेशन विधि से करिएगा। एलिमिनेशन मतलब ये देखिए कि यह इसका आंसर होगा या नहीं। तो यह एक गर्त है, गर्त नहीं है। यह एक पदस्थली है, फूट हिल है, फूट हिल भी नहीं है। यह एक पठार है, प्लेटू है,
तो प्लेटू है तो वहाँ पर समप्राय भूमि यानी एक प्रकार से प्लेन एरिया मिले ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वहीं पर आपको पता है छोटा नागपुर में ही 3 पार्ट हैं, राजमहल की पहाड़ी है, हजारीबाग है, रांची का पठार है, हजारीबाग में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है पारसनाथ। तो ये सब संरचनाएं कैसी हैं, विषम संरचनाएं हैं, ना कि सम संरचना है। तो यह भी आंसर नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। तो होने की संभावना किसकी है, पहले की है, यानी इसका विकल्प क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर आप आगे देखिएगा, लिखा है महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिम घाट को आप कहते हैं, यानी जो पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट का जो विस्तार महाराष्ट्र और कर्नाटक में है उसे किस नाम से आप पुकारते हैं। तो वैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक के क्षेत्र की बात कर रहा है। नीचे वाला जो क्षेत्र इसका तो नाम मालाबार है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो अगर आपसे कहा जाता है कि महाराष्ट्र और गोवा तक, तो यहाँ तो कोंकण है, गोवा से नीलगिरी तक कन्नड़ है, नीलगिरी से लेकर के अगर आप कन्याकुमारी तक बात करें तो वहाँ पे मालाबार है। लेकिन इसने सीधा सीधा इस 2 राज्य को एक साथ मिला दिया, महाराष्ट्र कर्नाटक, और साथ में गोवा तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि बीच में है। तो इस पूरे क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर विकल्प के अनुसार आपको जवाब देना है। विकल्प में क्या है, नीलगिरी का पर्वत। क्या नीलगिरी का पर्वत है, नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं। दक्कन का पठार, तो क्या दक्कन का पठार जो है इन्हीं 2 राज्यों में है, दक्कन का पठार क्या इन्हीं 2 राज्यों में, जबकि ये प्रश्न क्या है, पश्चिमी घाट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, पश्चिमी घाट की बात कर रहा है। तो पश्चिमी घाट का यह पार्ट नहीं है, यह एक प्रकार से पठार का पार्ट है, घाट का पार्ट नहीं है। तो यह भी नहीं है। इसमें ज़्यादातर कौन होगा, सह्याद्री, क्योंकि हमने कहा पश्चिमी घाट को एक प्रकार से सह्याद्री की पहाड़ी कहते हैं, और इसी सह्याद्री को 3 पार्ट में बांटते हैं, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। तो इस पूछे गए प्रश्न का जो उचित विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, सह्याद्री की पहाड़ी। और वैसे अगर सबसे बेहतर विकल्प देखा जाए तो सबसे बेहतर विकल्प क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोंकण तट होगा। क्या होगा, कोंकण तट होगा। अगर यह विकल्प में है तो सबसे अच्छा आंसर माना जाता, लेकिन फिर भी नहीं है तो यहाँ पर उपयुक्त विकल्प क्या हो जाएगा, सह्याद्री की पहाड़ी। इनमें से कोई नहीं, ऐसा आप जवाब नहीं देंगे, क्योंकि कोई न कोई तो है। सह्याद्री की ही पार्ट, सह्याद्री का ही पार्ट कौन है, कोंकण तट है। तो कोंकण नहीं तो उसके स्थान पर सह्याद्री तो दिया गया है, इसलिए सह्याद्री यहाँ पर उचित विकल्प आपके सामने उपलब्ध है, जो आपका आंसर हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं 10वां नंबर प्रश्न, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी साउथ से नॉर्थ क्रम में अरेंज करना है। तो यह जाहिर सी बात है यूपीएससी का प्रश्न है, क्योंकि यूपीएससी के प्रश्न ही कूटबद्ध तरीके से पूछे जाते हैं ज़्यादातर। अगर किसी पीसीएस का प्रश्न है तो उसमें भी कुछ कूटबद्ध आते हैं, लेकिन ज़्यादातर कूटबद्ध कहाँ होते हैं, आईएएस के एग्जाम पे होते हैं। तो यहाँ पर कैसे अरेंज करना है, साउथ से नॉर्थ, यानी इस क्रम में आपको यह अरेंजमेंट बताना है कि कौन सा विकल्प होगा। तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, सतमाला, कैमूर पहाड़ी। सतमाला ये ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, या तो महाराष्ट्र में है। कैमूर एक प्रकार से आप कह सकते हैं बिहार में है। पीर पंजाल यह आपका ग्रेट हिमालय का पार्ट है, ना, पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिबा, महाभारत, ये लघु हिमालय का पार्ट है। किसका है, लघु हिमालय का। और किस राज्य में है, यह जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। फिर नाग पहाड़ी, नाग पहाड़ी कहाँ पर है, यह नागालैंड में है। यह कहाँ पर है, नागालैंड में। तो आप सोच लो इसको अरेंज कैसे करना है, इसको अरेंज करना है साउथ से नॉर्थ के क्रम में। तो आप अरेंज करके देखो अकॉर्डिंग टू आप जो लैटिट्यूड होता है कि कौन सी दक्षिण में संरचना है, कौन सी उत्तर में है। तो यहाँ पर आप सोचिए कि महाराष्ट्र से दक्षिण में कोई संरचना है क्या, महाराष्ट्र से दक्षिण में कोई नहीं है। तो सबसे दक्षिण में कौन हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। और सबसे उत्तर में कौन हो जाएगा, पीर पंजाल यानी जम्मू कश्मीर। यानी पहला ए वाला शुरू में होना चाहिए और 3 वाला लास्ट में होना चाहिए। तो देखिए कहीं ऐसा विकल्प दे रहा है कि 1 शुरू में हो और 3 लास्ट में हो। तो यहाँ पर ये विकल्प आपको नजर आ रहा है कि सबसे दक्षिण में कौन है, महाराष्ट्र, और सबसे उत्तर में कौन है,
वहाँ पर है जम्मू कश्मीर। बाकी दो आप समझ सकते हैं, कैमूर और नाग, कि भाई नागालैंड दक्षिण में है कि बिहार दक्षिण में है। तो वैसे यदि नहीं पता है तो आप जाकर के एक बार एटलस को क्लियर करिएगा कि देखिएगा कि नॉर्थ दक्षिण में नागालैंड दक्षिण में पड़ेगा कि बिहार दक्षिण में पड़ेगा। लेकिन वास्तव में क्या है, वास्तव में जो नागालैंड है, नागालैंड के उत्तर में कौन है, बिहार है। तो इस चीज़ को आप ध्यान, नहीं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिहार जो है कहाँ पड़ेगा, दक्षिण में पड़ेगा, और नागालैंड उसके क्या है, उत्तर में पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। यानी नीचे से चलेंगे, पहले महाराष्ट्र आएगा, यानी पहले सतमाला आएगा, फिर कैमूर आएगा, फिर पीर पंजाल आएगा, फिर नाग पहाड़ी आएगी, उसके बाद कौन आएगा, पीर पंजाल आएगा। तो यदि मान लेते हैं आपको सभी पे 100% कमांड नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या कर सकते हैं, यदि 2 पॉइंट सेट हो गए, 3 सेट हो गए, तो उसके स्थान पे आप पूरे आंसर को दे सकते हैं। यानी सतमाला के बारे में स्पष्टता हो गई, पीर पंजाल, सतमाला महाराष्ट्र में, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में। तो शुरू में आपका महाराष्ट्र और लास्ट में जम्मू कश्मीर, बीच में दोनों ऑटोमेटिकली क्या हो गए, सेट हो गए। यानी इस पूछे गए प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। फिर आप आगे बढ़े तो 11वां नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है। किसका उदाहरण पूछ रहा है, रेजिडुअल। अच्छा, इसमें इमेज नहीं है, आप इमेज यहाँ पर देख सकते हैं, यह इमेज तो है ही है कि जो अभी प्रश्न था, तो यहाँ पर आप उस चीज़ को देख सकते हैं कि महाराष्ट्र कहाँ है, यानी ये महाराष्ट्र है। या आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, यह बिहार वाला सेक्शन है। कौन वाला सेक्शन है यहाँ पर, बिहार वाला सेक्शन यहाँ पर है, जम्मू कश्मीर वाला यहाँ पर है, और नागालैंड कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये है नागालैंड। तो ऐसे में आप नीचे से धीरे धीरे उत्तर होते हुए क्या करेंगे, चले जाएंगे, और इसी हिसाब से प्रश्न पूछा गया था। लेकिन यहाँ जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, यह आप देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है। यानी इसको कहते हैं एक प्रकार से अवशिष्ट पर्वत। क्या कहते हैं, अवशिष्ट पर्वत। रेसिडुअल का ही नाम क्या है, अवशिष्ट है हिंदी में। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा अवशिष्ट पर्वत है। तो वैसे आपका अरावली है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है, ये सब अवशिष्ट ही हैं, क्योंकि इनकी भी कभी युवावस्था थी, लेकिन इनके ऊपर जो जलवायुकारी कारक हैं वह लगातार वहाँ पर वायु अपर्दन, जलीय अपर्दन कई प्रक्रम चले हैं, जिसके कारण वो वर्तमान में क्या है, कट छंट के अपने अवशेष के रूप में विद्यमान हैं। तो वो सब अवशिष्ट ही हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर विकल्प के अनुसार जवाब देना है कि कौन सा अवशिष्ट पर्वत है। तो यहाँ पर एतना, किलिमंजारो, हिमालय और अरावली। तो सबसे बेहतर जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, अरावली हो जाएगा। यही एक रेसिडुअल पर्वत है दिए गए विकल्प के अनुसार। जबकि विंध्याचल भी है, सतपुड़ा भी है, वो सब भी कैसे हैं, रेसिडुअल पर्वत के उदाहरण हैं। 12वां नंबर प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो जाहिर सी बात है, दक्षिण भारत आप कहें या पूरे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहें, उसका एक ही नाम है, और वो क्या है, अनाई मुदी है। और किसकी सबसे ऊंची चोटी है, अन्नामलाई की। तो यहाँ पर अनाई मुदी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाई मुदी है, यानी विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। फिर आप अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए, लिखा है निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अच्छा, वही प्रश्न हाँ यहाँ पर है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, चाहे भारतीय प्रायद्वीप कहे या दक्षिण भारत कहे, सब जगह एक ही आंसर है, और वो आंसर क्या है, अनाई मुदी है। तो उसी प्रश्न को देखो कई रूपों में पूछा गया, तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो एक कॉन्सेप्ट से कम सैकड़ों प्रश्न बन सकते हैं, तो इसलिए कॉन्सेप्ट सीखा जाता है, प्रश्न नहीं। प्रश्न तो आप जितना चाहे उतना बना सकते हैं। तो प्रश्न सीखने से ज़्यादा बेहतर क्या है, आप कॉन्सेप्ट को सीखिए। यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप कई प्रश्नों को एक साथ हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया था कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो फिर से वही आंसर होगा अनाई मुदी। और वैसे दोदा बेटा, महाबलेश्वर, ये सब भी पर्वत चोटियाँ हैं, लेकिन ये सब सबसे ऊंची नहीं। महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है, कौन सी नदी निकलती है, तो आपको हमने बताया था कृष्णा नदी के बारे में। तो वहाँ पे यहाँ से नदी निकलती है। फिर आप आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है
क्वेश्चन नंबर 15, कि नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है। ये तो बार बार आपको इतनी बार बता दिया गया कि आपको ऑटोमेटिकली याद होगा कि नर्मदा के एक तरफ सतपुड़ा, तो तापी की भी एक तरफ सतपुड़ा है, यानी नर्मदा और तापी के बीच में कौन सी संरचना है? सतपुड़ा है। आप देखिए विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा और तापी, ऐसे इनका क्रम है। आप उस क्रम को याद करिएगा और कई बार उसको इमेज में दिखा दिया गया है। यानी उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सतपुड़ा की पहाड़ी या सतपुड़ा की श्रेणी। और अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। कई यहाँ पर आकृतियां हैं, इनको ध्यान से देखिए। क्या क्या लिखा है? महादेव, महादेव किसका पार्ट है? सतपुड़ा का है। मैकाल किसका पार्ट है? सतपुड़ा का है। छोटा नागपुर किसका पार्ट है? पूर्वी पठार का। खासी की पहाड़ी किसका पार्ट है? पूर्वोत्तर के पठार का। कह रहा है उपर्युक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम में बताइए। तो पश्चिम से पूर्व चलना है। यानी दो प्रश्न आपने देख लिया, एक नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ और एक नॉर्थ से साउथ। अब एक वेस्ट से ईस्ट हो गया, तो वेस्ट से ईस्ट चलना है, ऐसे क्रम में चलना है। तो यहां पर दिया है महादेव। महादेव कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। मैकाल कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। फिर छोटा नागपुर कहां पर है? ये आप देख रहे हैं जो उड़ीसा वाला, वेस्ट बंगाल वाला हिस्सा है, झारखंड वाला, वहां पर है। फिर खासी कहां पर है? मेघालय में। तो जाहिर सी बात है एमपी आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा, फिर यहाँ पर उड़ीसा आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा कौन सा? मेघालय आ जाएगा। तो इस प्रकार देख रहे हैं कौन सा होगा? यानी 1 2 3 4, यही आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी इसका पहला आंसर क्या है? सही है, वेस्ट से ईस्ट के क्रम में। सबसे पहले आपका महादेव, फिर मैकाल, फिर छोटा नागपुर, फिर खासी, यानी पश्चिम से पूर्व का इनका यही क्रम है। इस पूछे गए प्रश्न का उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। फिर यहां पर 18वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलता है? तो कई बार आपसे बताया गया कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन बिंदु है वो क्या है? नीलगिरी की पहाड़ी है। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ी। इसी प्रकार आप अगले प्रश्न को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है? तो सबसे पुरानी की यहां बात कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा जो अरावली है, हमने वैसे अभी भौगोलिक कैलेंडर देखे नहीं है, तो भौगोलिक कैलेंडर में आप सीखेंगे कि जो सबसे पुरानी पर्वत संरचना है उसमें आर्कियन है, धारवाड़ है, कुडप्पा है, विंध्यन है, और इसके बाद जाकर के और संरचनाएं आपको नजर आएंगी। तो यानी सबसे पुरानी अगर संरचना की बात किया जाए तो वह सबसे पुरानी कौन सी है? अरावली है। यानी इस पूछे गए प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? अरावली हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसी के साथ प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित जो भी कुछ प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को हमने डिटेल में सीख लिया है। और अब हम आगे जो हमारा टॉपिक होगा, क्योंकि इसी से मिलता जुलता हम टॉपिक अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी मेन ज्योग्राफी के सब्जेक्ट को हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी बस हम ऐसे सपोर्टिंग टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं कि जो आपको ज्योग्राफी पढ़ने के दौरान ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए हम लोग अगले टॉपिक में यह डिस्कस कर लेंगे कि जो भौगोलिक कैलेंडर है उस भौगोलिक कैलेंडर को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसी भौगोलिक कैलेंडर में हम लोग ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी संरचनाएं कब कब बनी हैं, कैसे बनी है, वह तो जियोमॉर्फोलॉजी का टॉपिक है, लेकिन कौन कौन सी संरचनाएं किस किस कालखंड में बनी हैं उन सबको हम लोग पहले सीख लेंगे, जिसको हम कहते हैं भौगोलिक कैलेंडर। और भौगोलिक कैलेंडर सीखने के साथ ही जब हम लोग चट्टान की संरचनाओं की उत्पत्ति जान जाएंगे, कौन सी चट्टान कहाँ पर है और कब बनी है, तो उसी आधार पर उन चट्टानों में पाए जाने वाले जो खनिज संसाधन हैं उन खनिज संसाधनों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे किस पर? भौगोलिक कैलेंडर पे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।